गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप लोग देख रहे हो जीकेबी बायो स्टडी पॉइंट, जिसमें हम लोग लेसन नंबर 2 का पार्टीशन स्टार्ट करने वाले हैं। गुरु बीजाणु जनन, ठीक है, गुरु बीजाणु जनन। यदि आपने इससे पहले वाला मेरा वीडियो लघु बीजाणु जनन का देखा है तो इससे ज़्यादा क्लियर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, ठीक है। यदि वो वीडियो आपको याद है तो ये वीडियो आपको आराम से आ जाएगा। गुरु बीजाणु जनन, देखो दोनों को मैं कंपेयर कर देता हूँ, ठीक है, इसको और उसको, लघु बीजाणु जनन को भी, ताकि वो भी क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसे भी एक बार कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा है गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। लघु बीजाणु जनन में हमने पढ़ा था, लघु बीजाणु जनन में हमने पढ़ा था बेटे कि जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, अरे बात समझिए, जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है उसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। क्या? लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। हूबहू वो का वो है क्या? गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। गुरु बीजाणु जनन क्या है? ये का ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, ठीक है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। क्लियर हो गई परिभाषा, ठीक है। अब ये गुरु बीजाणु जनन होता क्या है? ये देखो हमने पढ़ा था बीजांडकाय, ठीक है, दोनों एक है, कंपेयर कर लेना आप लोग, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए इसे ले लेता हूं मैं। बीजांडकाय, बीजांडकाय में हमने पढ़ा था बेटे, हमने बीजांडकाय में पढ़ा था, उसमें हमने उसमें बीजांडकाय में पढ़ा था बेटे कि जो बीजांडकाय की जो सबसे बड़ी गुरु बीजाणु पढ़ा है, सबसे बड़ी सघन जीवद्रव्य युक्त, सघन जीवद्रव्य युक्त, ठीक है, सबसे बड़ी और सघन जीवद्रव्य युक्त जो कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है, उसे अपन लोग कहते हैं परपशु कोशिका, ठीक है, उसे अपन लोग क्या कहते हैं? परपशु कोशिका। एक बार मैं वीडियो देख लेता हूं, ठीक है, फिर बाद में देखते हैं, ठीक है। अच्छा खासा चल रहा है वीडियो, ठीक है, समझ में आ गया। जो बीजांडकाय की जो कोशिका है, कोई सी भी कोशिका हो सकती है, उसमें जो सबसे बड़ी सघन जीवद्रव्य युक्त कोशिका होती है बेटे, वो कोशिका कौन सी कहलाती है? परपशु कोशिका कहलाती है। उसमें भी थे एक परपशु कोशिका, बिल्कुल ऐसे कैसे, ठीक है, लघु बीजाणु में भी, ठीक है, परपशु कोशिका कहलाती है। इस परपशु कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? परिणत विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? परिणत विभाजन होता है, जिससे दो कोशिकाएं बनती है। आपको याद होगा उसमें भी ऐसे ही था। एक तो कौन सी थी? प्राथमिक वित्तीय कोशिका, ठीक है, एक तो कौन सी थी? प्राथमिक वित्तीय कोशिका, और इसमें थी प्राथमिक बीजाणुजन्य कोशिका, ठीक है। प्राथमिक वित्तीय कोशिका से आपको याद है उसमें कोशिका भित्ति बन रही थी, और बीजाणुजन्य कोशिका से बीजाणु उत्तक बन रहे थे, याद है। इसमें भी कुछ ऐसा है, जो परपशु कोशिका है इसमें परिणत विभाजन होता है। परिणत विभाजन के द्वारा दो कोशिकाएं, प्राथमिक वित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन्य कोशिका बनती है। प्राथमिक वित्तीय कोशिका है वो लगातार विभाजित होकर, ठीक है, लगातार या तो वो अविभाजित रहती है, इस गुरु बीजाणु की बात कर रहा हूं, ठीक है, या तो वो अविभाजित रहती है या फिर वो लगातार विभाजित होकर कोशिका भित्ति का निर्माण कर लेती है। अब मैं यहां से गुरु बीजाणु का क्लियर कर रहा हूं, उसमें अगर आपको पता है तो प्राथमिक वित्तीय कोशिका से कोशिका भित्ति बनी थी। कोशिका भित्ति से 4 प्रकार की, एपिड्रम, एंडोड्रम, मिडिल लेयर और टेपिटम, याद है, ये चारों प्रकार की कोशिका भित्ति बनी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ जो प्राथमिक वित्तीय कोशिका है वो लगातार विभाजित होकर किसका निर्माण करती है? या तो अविभाजित रहती है या फिर लगातार विभाजित होकर किसका निर्माण करती है? कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। ये जो बीजाणुजन कोशिका है वो बीजाणुजन उत्तक के द्वारा किसका निर्माण करती है? गुरु बीजाणु
ठीक है, ये जो बीजाणुजन कोशिका है, ठीक है, ये लगातार विभाजन के द्वारा किसका निर्माण करती है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का। किसका निर्माण करती है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करते हैं। इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है बेटे अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन से चार, कितने? 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, कितने? 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और यही गुरु बीजाणु जन्य की परिभाषा मैंने बताया था। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। यहाँ से वो क्लियर हो गया। अब थोड़ा नीचे चला जाएगा, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा इरेज, चलो यहाँ जगह स्पेस है, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। ठीक है, एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। हमने पढ़ा था बीजांड का है, सबको बताया, इसे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बीजाणु जो था बेटे, इसमें सबसे बड़ी और सघन जीवधर युक्त जो कोशिका होती है वो परपस्सु कोशिका कहलाती है। परपस्सु कोशिका में परिणत विभाजन होता है। परिणत विभाजन के द्वारा 2 प्रकार की कोशिका, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बनती है। प्राथमिक भित्तीय कोशिका या तो अविभाजित रहती है या फिर लगातार विभाजित होकर कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। प्राथमिक बीजाणुजन जो कोशिका है वो बीजाणु उत्तक, जिसका नाम है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। वहां से किसका निर्माण कर रहा था? बीजाणुजन उत्तक लघु बीजाणु मात्र कोशिका का। यहाँ पर किसका निर्माण करता है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। कितने? 4 अगुणित, n कर देता हूं, ठीक है, 4n, सॉरी ये तो चतुर्गुणित हो गया, 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इन 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं में से 3 गुरु बीजाणु, कितने? 3 गुरु बीजाणु तो बेटे अपहास्रित हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और एक जो गुरु बीजाणु है वो सक्रिय हो जाता है। ठीक है, इन 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं में से 3 गुरु बीजाणु अपहास्रित खत्म हो जाते हैं। वो कैसे खत्म होते हैं? जो एक गुरु बीजाणु, जो सक्रिय गुरु बीजाणु है, वो इन तीनों गुरु बीजाणुओं को खा जाता है, खाद्य पदार्थ के रूप में काम में ले लेता है। इसलिए तीनों गुरु बीजाणु क्या हो जाता है? अपहास्रित हो जाते हैं। और एक गुरु बीजाणु क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाते हैं। गुरु बीजाणु कौन सा सक्रिय होता है? जो गुरु बीजाणु निभागीय छोर की ओर होता है। ठीक है, जो गुरु बीजाणु निभागीय छोर की ओर होता है, मोस्टली 90% ही होता है, वो गुरु बीजाणु क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। बाकी के 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं? अपहास्रित होता है। ये एक सक्रिय गुरु बीजाणु ही विकसित होकर मादा युग्म कोदभिद का निर्माण करता है। देन गुरु बीजाणु जनन कंप्लीट। आ गया समझ में? एक बार फिर से, चलो 2 बार हो गया, क्लियर है? ठीक है, ये एक सक्रिय गुरु बीजाणु मादा युग्म कोदभिद का निर्माण करता है। एक बार मैं वीडियो देख लेता हूँ, क्योंकि इससे पहले भी वीडियो बंद हो गया था। ठीक है, अच्छा खासा चल रहा है। ठीक है, 4 जो अगुणित गुरु बीजाणु हैं, इनमें 3 अपहास्रित हो जाते हैं और एक गुरु बीजाणु सक्रिय हो जाता है। ये तीनों गुरु बीजाणु को खा जाता है खाद्य पदार्थ के रूप में। एक जो सक्रिय गुरु बीजाणु है वो मादा युग्म कोदभिद का निर्माण करता है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मादा युग्म कोदभिद। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट, इस लेसन का नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक। आगे हम लोग देखते हैं मादा युग्म कोदभिद या भ्रूणपोष। ठीक है, मादा युग्म कोदभिद बोल दो या फिर चाहे भ्रूणकोष बोल दो। ठीक है, दोनों एक है। अभी हमने पढ़ा कि 4 अगुणित लघु बीजाणुओं में से 3 अपहास्रित हो जाते हैं और एक सक्रिय गुरु बीजाणु, कौन सा? एक सक्रिय गुरु बीजाणु
से किसका निर्माण होता है? मादा युग्म कोद्भिद का निर्माण होता है। देखो कैसे निर्माण होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। और ये अच्छा खासा है, इससे थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, अच्छा टॉपिक है। तो जो एक सक्रिय गुरु बीजाणु है उससे मादा युग्म कोद्भिद का निर्माण कैसे होता है? ये जो एक सक्रिय गुरु बीजाणु कैसा होता है? अगुणित होता है, याद रखना। आगे बात समझे, इस चीज को मोस्टली आप लोग याद रखना। ये जो एक अगुणित गुरु बीजाणु बेटे, ये क्या होता है? सक्रिय होता है, ठीक है। ये अगुणित होता है। ये एक जो एक जो सक्रिय गुरु बीजाणु है, ये क्या करता है बेटे? ठीक है, ये अपने बीजांड में, आज बात समझे, ये अपने बीजांड में भ्रूणपोष मात्र कोशिका भी कहलाता है, या यूं मान लो ये भ्रूणपोष मात्र कोशिका भी कहलाता है। ये एक सक्रिय जो गुरु बीजाणु है भ्रूणपोष मात्र कोशिका भी कहलाता है। ये जो भ्रूणपोष, देखो पोषण, ये जो एक सक्रिय गुरु बीजाणु है ये पोषण करता है, खाना पीना लेता है और आकार में क्या हो जाता है? बहुत बड़ा हो जाता है। ये जो एक अगुणित गुरु बीजाणु था बेटे, ये भ्रूणपोष मात्र कोशिका कहलाता है। ये पोषण प्राप्त करके आकार में बहुत बड़ा हो जाता है और बीजांड में बहुत जगह घेर लेता है। फिर इस एक सक्रिय गुरु बीजाणु में जो आकार में बड़ा हो चुका, ठीक है, इस एक सक्रिय गुरु बीजाणु में कितनी बार, अभी देखते हैं। देखो ये एक है गुरु बीजाणु, ठीक है। इस एक गुरु बीजाणु में पहला समसूत्री विभाजन होगा जिससे इसका केंद्र कितने भागों में बढ़ जाएगा? 2 भागों में। फिर से इसमें समसूत्री विभाजन होगा तो ये कितने भागों में बढ़ जाएगा? 4 भागों में। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? फिर से इसमें समसूत्री विभाजन होगा और ये कितने भागों में बढ़ जाएगा? 8 भागों में। इट मीन्स 1, 2 और 3। इस एक सक्रिय गुरु बीजाणु में 3 बार, कितनी बार? 3 बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। कितनी बार? 3 बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस प्रकार इसमें 8 अगुणित केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। आ रही बात समझ में? एक बार वीडियो देख लेता हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा खासा है वीडियो, समझ में आ गया? ठीक है, एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ इसे इरेज करके, क्योंकि लास्ट टॉपिक है अपना लेसन का। हम पढ़ रहे हैं मादा युग्म कोद्भिद। मादा युग्म वहां से पढ़ा था, 4 अगुणित बीजाणु में से एक जो सक्रिय गुरु बीजाणु है वो मादा युग्म कोद्भिद का निर्माण करता है। वो भ्रूणपोष मात्र कोशिका कहलाता है। ये पोषण ग्रहण करता है, पोषण ग्रहण करके और अपने आकार में क्या हो जाता है? ये बहुत बड़ा हो जाता है, आकार में बड़ा। इससे सक्रिय गुरु बीजाणु में कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 3 बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। कितनी बार? 3 बार अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है और कितनी? 8 केंद्रीय अवस्था बनती है। कितने केंद्रीय है? 8 केंद्रीय अवस्था बनती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तौर पे डायग्राम ले लेता हूं मैं यहाँ से। देखो ये पहला एक अगुणित सक्रिय गुरु बीजाणु था, ठीक है। इसमें पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा और पहला अर्धसूत्री विभाजन से 1 से 2 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। फिर दूसरा समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होगा और 2 से 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। फिर इसमें तीसरा अर्धसूत्री विभाजन होगा और तीसरे अर्धसूत्री विभाजन से कितने? 4 से कितने बेटे? 8। 4 से 8 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होगा। इस प्रकार कितनी? 8 केंद्रीय अवस्था बनी जाएगी। इन 8 केंद्रकों में से, हमारी बात समझ, इस 8 केंद्रीय अवस्था में से देखो अब मैं अच्छा खासा डायग्राम बना देता हूं एक प्रारूपिक भ्रूणकोश का। नीचे नहीं दिख रहा होगा, ऊपर बना देता हूं थोड़ा सा। इन 8 अगुणित केंद्रकों में से 3 केंद्रक, आज बात समझे, 3 केंद्रक ऊपर की ओर चले जाते हैं।
कहाँ चले जाते हैं? 3 केंद्रक ऊपर की ओर, निभागीय छोर की ओर। किधर? निभागीय छोर, ऊपर था। 3 केंद्रक ऊपर की ओर चले जाते हैं और इन केंद्रकों के चारों ओर कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, जिससे 3 अगुणित कोशिकाएं बन जाती है। क्या होती है? 3 अगुणित कोशिकाएं बन जाती है, जिन्हें कहते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके, प्रतिव्यास या प्रतिमुखी कोशिका। क्या कहलाएगी? प्रतिव्यास या प्रतिमुखी कोशिकाएं। बाकी के जो 3 केंद्रक है नीचे की ओर बीजांड द्वार की ओर चले जाते हैं। किधर? नीचे की ओर बीजांड द्वार की ओर चले जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, इन केंद्रकों के चारों ओर भी कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार ये तीनों कोशिकाएं सम्मिलित रूप से क्या कहलाती है? अंड समुच्चय। ये तीनों कोशिकाएं सम्मिलित रूप से क्या कहलाती है? अंड समुच्चय, जिसमें बीच वाली जो बड़ी कोशिका है वो तो कहलाती है अंड कोशिका। क्या कहलाती है? अंड कोशिका। और जो पार्श्व वाली जो दोनों कोशिकाएं बेटे वो कहलाती है सहायक कोशिका। क्या कहलाती है? सहायक कोशिका। ठीक है। अब बचे कितने केंद्रक? 2 केंद्रक। वो दोनों केंद्रक कहाँ जाते हैं बेटे? बीच में आ जाते हैं। ठीक है, वो दोनों केंद्रक कहाँ आ जाते हैं? बीच में आ जाते हैं, जिन्हें कहते हैं हम लोग द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक। इसका दूसरा नाम भी है सलीन केंद्रक। क्या कहते हैं? सलीन केंद्रक, जिन्हें क्या कहते हैं? द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक, या फिर क्या कहा जाता है? सलीन केंद्रक। डायग्राम थोड़ा बेटर लगे, डबल जेली से परिबद्ध होता है। आगे होगा समझिए। ठीक है, ये है एक मादा युग्मकोद भ्रूण कोश की संरचना। किसकी है? भ्रूण कोश की संरचना। सबको समझ में आ गई होगी? क्लियर? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, लास्ट टॉपिक है ये, फिर बाद में कंप्लीट है। मादा युग्मकोद विधि। मादा युग्मकोद विधि किसे कहते हैं? आपको पता है, 3-4 अगुणित गुरु बीजाणु में से एक अपाश्रित हो जाता है, 3 अपाश्रित हो जाते हैं और एक गुरु बीजाणु सक्रिय हो जाता है। ये सक्रिय गुरु बीजाणु पोषण प्राप्त करके अपने आकार में बहुत ज्यादा वृद्धि कर लेता है और बीजांड में बहुत स्थान घेर लेता है। ठीक है, इस सक्रिय गुरु बीजाणु में 3 बार समसूत्री विभाजन होता है, जिससे क्रमशः द्विकेंद्रिकी, चतुर्केंद्रिकी और अष्टकेंद्रिकी यह अवस्था बनती है। इस अष्टकेंद्रिकी अवस्था में से 3 केंद्रक ऊपर की ओर निभागीय छोर की ओर चले जाते हैं, जिनके चारों ओर कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली का निर्माण होने पर 3 कोशिकाएं बन जाती है, जिन्हें प्रतिव्यास या प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। शेष बाकी के 3 केंद्रक नीचे की ओर बीजांड द्वार की ओर आ जाते हैं, जिनके चारों ओर भी कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति बन जाती है, जिससे वो तीनों कोशिकाओं का समूह है अंड समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तीनों कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? अंड समुच्चय कहलाता है, जिसमें बीच वाली कोशिका को अंड कोशिका कहते हैं और दोनों पार्श्व वाली कोशिका को सहायक कोशिका कहते हैं। बाकी के जो 2 केंद्रक हैं वो मध्य में आ जाते हैं, जिन्हें द्वितीय ध्रुवीय केंद्रक या सलीन केंद्रक भी कहते हैं। इस प्रकार एक भ्रूण कोश की संरचना कंप्लीट हो जाती है। सबको समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, एवरीबॉडी के लिए। अब देखो कुछ 1-2 क्वेश्चन है, अच्छे खासे क्वेश्चन। ये जो एक प्रारूपिक जो भ्रूण कोश है, आरी बात समझे बेटे, ये जो आपको दिख रहा है एक प्रारूपिक भ्रूण कोश आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो एक प्रारूपिक भ्रूण कोश है ये 7 कोशिकीय है और 8 केंद्रिकीय है। 7 सेल 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होता है। देखो गिन लेते हैं, 8 केंद्रक तो हमारे को पता है 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 3 बार अर्धसूत्री विभाजन हुआ था। 8 केंद्रक क्लियर हो गया। 7 कोशिका कैसे? 1 2 3 4 5 6 और ये दोनों केंद्रक एक ही कोशिका में परिबद्ध रहते हैं। इस प्रकार 7 कोशिकीय और 8 केंद्रिकीय एक भ्रूण कोश होता है। और 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है बेटे, ये जब कोर्स चेंज नहीं हुआ था, अभी कोर्स चेंज हो गया, इससे पहले वाले में भी ये था, तब ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एक प्रारूपिक भ्रूणकोश कितने कोशिकीय और कितने केंद्रिकीय होता है? तो एक प्रारूपिक भ्रूणकोश 7 कोशिकीय और 8 केंद्रिकीय होता है। आगे बात समझिए। अब एक बात और देख लेते हैं यहाँ से,
इन 7 कोशिकाओं में से 6 कोशिका तो होती है बेटे अगुणित, और 1 कोशिका होती है द्विगुणित। अब वो भी कौन सी होती है वो भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 की 6 कोशिका तो होती है बेटे अगुणित, लेकिन ये जो 2n जिसमें 2 केंद्रक थे ये बाद में सम्मिलित हो जाता है, त्रिसंलयन की प्रक्रिया हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद में, ये बाद में क्या हो जाती है, द्विगुणित हो जाती है। आज के लिए इतना ही, और हमारा जो लेसन नंबर 2 था वो कंप्लीट हो चुका है। यदि किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय।